धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि हमेशा कहता हूं वैसे फिर कहूंगा आपसे, कोर्ट संबंधी जो भी खबरें आपको मिला करें, चाहे किसी वेबसाइट से मिले, चाहे किसी अखबार से मिले, चाहे धाकड़ खबर के जरिए मिले, उनको संभाल के अपने पास रख लिया कीजिए। ये नज़ीर के तौर पर आपके लिए काम आ सकती हैं। और एक चीज़ में तो आप धाकड़ खबर की तारीफ कर ही सकते हैं साहब, कोर्ट बुलेटिन आपको न किसी अखबार में मिलेगा और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकार तो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। सिर्फ धाकड़ खबर के पास ये इनिशिएटिव है, धाकड़ खबर का ये इनिशिएटिव है, किसी और जगह ये बुलेटिन आपको मिलता नहीं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप लोग कह सकते हैं भैया पाकिस्तान की खबर क्यों रख रहे हो? देखिए, एक पत्रकार का मामला है और मैं खुद पत्रकार हूं, तो बिरादरी का मामला है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हो फिर चाहे अमेरिका का हो, तो वो खबर सबसे टॉप पे मैं आपके सामने रख रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार का नाम आप लोग जानते होंगे, साउथ एशिया के उसके ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, नाम था उनका डैनियल पर्ल। 2002 में उनको पहले किडनैप किया गया, फिर बाद में उनकी गला काट के हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी थे उनको हाल फिलहाल में सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उसके खिलाफ डैनियल पर्ल के माता पिता जो हैं वो पहुंचे हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा है कि हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिल पाया है, उसके जो हत्या आरोपी हैं वो बरी हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरीके से सुनवाई करता है या कोई कार्रवाई करता है, और क्या जो हाई कोर्ट नहीं कर पाया वो सुप्रीम कोर्ट कर पाएगा या सुप्रीम कोर्ट से भी वो लोग बरी होंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की जेलों में कितने कोरोना मरीज हैं, उनकी किस तरीके से देखभाल की जा रही है, इस रिपोर्ट को तलब किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के जेल प्रशासन से। 62 साल की एक बुजुर्ग महिला हैं जिन पर दहेज हत्या के आरोप में दोष साबित हो चुका है, यानी वो उम्र कैद की सजा काट रही हैं, हिंदी में कहें तो आजीवन कारावास काट रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं है, कोरोना की बीमारी फैल रही है, जेलों के अंदर भीड़ है, ऐसे में मुझे जमानत दी जाए। तो कोर्ट ने इनको जमानत देने से पहले जेलों के अंदर की स्थिति तलब कर ली है दिल्ली की जितनी भी जेलें उनसे, कि बताइए भाई वहाँ कोरोना के कितने पेशेंट हैं, अगर पेशेंट हैं तो क्या उनसे किस तरीके की देखभाल उनकी की जा रही है, किस तरीके का इलाज किया जा रहा है, क्या यहाँ वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कराया जा रहा है। साथ ही ये जो महिला हैं जो जमानत लेने के लिए पहुँची है, इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट ने तलब की है। अब अगली सुनवाई 8 मई को इस मामले में होगी, हमारी नज़र से गुजरेगा तो हम भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी माने जाने वाले ताहिर हुसैन को जमानत देने से कोर्ट ने एक बार फिर से इनकार कर दिया। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं बेगुनाह हूं और मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब से मैं गिरफ्तार हुआ तब से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं जुटा पाई है। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और उनकी पिटीशन को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते। ये खबर भी हमारे पास दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई है। आपको याद होगी 24 फरवरी की वो तारीख जब एक लड़का धाएं धाएं गोलियां चलाते हुए कैमरे में कैद हो गया और लास्ट में उसने अपनी वो पिस्टल पुलिस वाले पे तान दी। हालांकि ना पुलिस वाले ने उसको कुछ कहा और ना उसने पुलिस वाले को कुछ कहा। पुलिस वाला भी पीछे चला गया, वो भी पीछे चला गया, दोनों आपस में ना भिड़े ना कुछ हुआ। उसके बाद इस लड़के को लेकर तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हमने बताया इस लड़के का नाम शाहरुख पठान है, टिकटॉक किया है, यानी कि टिकटॉक बनाता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये भारत शर्मा है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। आजकल स्थिति हो गई है ना, मीडिया की भी, पूरे लोगों की भी स्थिति ऐसी है, सबने अपने अपने चेहरे बना लिए। भाई मैं तो धाकड़ खबर देखूंगा जी, अकरम रईस खान सही बोलता है, तो आपको अच्छा लगता है इसलिए अकरम रईस खान सही बोल रहा है, इस बात का पैरामीटर ही है। मैं तो जी रवीश कुमार को सुनूंगा, वो सही बोलते हैं जी। मैं तो जी अर्णब गोस्वामी को सुनूंगा, वो उतारता है धूल सी। तो सुधीर चौधरी को सुनूंगा, वो बताता है परखच्चे से उखाड़ के विपक्ष के। तो सबने अपने अपने चेहरे बना लिए हैं और अपनी अपनी चीज़ों को लेकर सब लोग जो हैं उलझे रहते हैं। सच के करीब जाने की हिम्मत लोग जुटाते नहीं हैं और जब तक वो कोशिश नहीं होगी तब तक आपको लोग ऐसे ही उलझाए रखेंगे। मैं भी उलझाए ही रख रहा हूँ, आपको जो पसंद आ रहा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अब उस शाहरुख पठान के खिलाफ चार्जशीट की गई है, 350 पेज की चार्जशीट की गई है। चार्जशीट में शाहरुख पठान के अलावा 2 लोगों को और मुलजिम बनाया गया है, जिसमें से एक दिल्ली के गोंडा का रहने वाला इश्तियाक मलिक है,
जिसको बताया जा रहा है इसका साथी है। इसके अलावा एक का नाम है कलीम अहमद, वो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि जब 24 फरवरी को ये वारदात अंजाम देने के बाद शाहरुख पठान दिल्ली से भाग गया और 3 मार्च तक वो फरार रहा, पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा, तब तक उसको शेल्टर देने का काम कलीम अहमद ने किया है। बता दें आपको, जिस वक्त शाहरुख गिरफ्तार हुआ था तो उसके खिलाफ सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया था कि उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ है, उसने फायरिंग की है। हालांकि उसकी फायरिंग से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किसी को कोई गोली लगी या कोई घायल हुआ, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ दंगे का मामला भी ऐड कर दिया गया है। और ये मुकदमा जानते हैं कब दर्ज हुआ था इसके खिलाफ? 24 तारीख की घटना, पुलिस वाले ने FIR दर्ज कराई जाफराबाद में जाके 26 तारीख को। पुलिस वाला था वो तो उसी दिन FIR दर्ज करा सकता था, लेकिन उसने क्यों 2 दिन बाद कराई? क्योंकि तब तक सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो चुका है। तो पुलिस वाले को बुलाया गया, चल भाई एक FIR दर्ज कर दे, कर दी उसने, वरना वो करता तो 24 को ही कर देता ना जी। या जवाब दे पुलिस कि 24 को क्यों नहीं हो। वैसे हम कौन है जवाब पूछने वाले, ये तो कोर्ट में इनका वकील सवाल उठा ही सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते। दिल्ली दंगे की 2 खबरें आप देख चुके हैं। अब आपके सामने जामिया हिंसा की खबर रखते हैं। जामिया हिंसा, 11 दिसंबर को CA कानून पास हो गया, उसके बाद जामिया में हिंसा हुई, आसपास के इलाके में, डिफेंस कॉलोनी, तमाम जगह पे, और दुनिया भर की घटनाएं सामने हैं, जिसमें एक तस्वीर उभरी थी कि पुलिस वाले भी गाड़ी में आग लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें पुलिस वालों ने बाद में सफाई दी, नहीं भाई हम आग नहीं लगा रहे थे, हम तो बुझा रहे थे आग को, आग तो कोई और ही लगा रहा था। तो इस मामले में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। कहा यह गया है कि शर्जील इमाम के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में 5 राज्यों में FIR दर्ज हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें से पहला नाम आप लिख सकते हैं दिल्ली का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा असम का, चौथा अरुणाचल प्रदेश का और 5वां मणिपुर का। तो अब इसमें जो इनके एडवोकेट हैं सिद्धार्थ दवे, उनका कहना है जब अर्नब गोस्वामी पे दुनिया भर की FIR अलग अलग जगह हुई और उन सब FIR को एक जगह इकट्ठा करके सिर्फ एक जगह जांच की जा रही है, तो शर्जील इमाम की जांच अलग अलग क्यों हो जी, 5 जगह क्यों हो? उन सबको भी एक जगह इकट्ठा किया जाना चाहिए। तो इसको महत्वपूर्ण मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया दिल्ली पुलिस को कि 10 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करे, और सरकारी वकील को कहा कि 10 दिन के अंदर इस मामले को दोबारा लिस्टेड करिए, यानी कि सूचीबद्ध करिए, हम इस मामले को सुनेंगे। बता दें आपको, शर्जील इमाम पर आरोप है कि उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर कहा, जो वीडियो बाद में उसका सामने आया, हालांकि वो वीडियो 16 जनवरी का था, लेकिन वायरल किया गया कब? फरवरी के महीने में। ये भी सोचने वाली बात है। अब वो किसने दबा के रख रखा था और किसने दबा के नहीं रख रखा था, इनके वकील का ये भी कहना है शर्जील इमाम के कि जो वीडियो अपलोड किया गया है वो शर्जील इमाम की तरफ से नहीं किया गया। 2 वीडियो वो हैं। तो उस वीडियो में कहा गया था कि हम असम को और उत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनको भारत से अलग कर सकते हैं, इस तरीके की बातें। उसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, और हाल फिलहाल में अभी दिल्ली पुलिस ने UAPA भी शर्जील इमाम पर लगा दिया गया। UAPA वाला मामला जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। ये एक अलग मामला है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के अंदर दोबारा सुनवाई करने का सख्त आदेश जारी किया है। देखेंगे 10 दिन बाद होता क्या है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के चलते गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं कर रहा है एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के अंदर जो है वो कोरोना के अलावा गंभीर पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं कर रहा है। ये आरोप लगाया गया है। यूपी और बिहार के 100 मरीज हैं, उनकी तरफ से एक पिटीशन लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं करण सेठ नाम के एक शख्स, और उन्होंने अनुपम श्रीवास्तव की मदद से पिटीशन वहाँ पे दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब कैंसर के पीड़ित हैं और दिल के मरीज़ हैं और कई सारी बीमारियों के लोग मरीज़ हैं, लेकिन कोरोना के चलते एम्स उनका इलाज नहीं कर रहा। इन लोगों का इलाज कराया जाए जल्द से जल्द, सबका इलाज मुफ्त में कराया जाए, ये भी इन्होंने ख़ास तौर पे कहा है। क्योंकि अब लॉकडाउन है कोरोना के चलते और लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, वो जो थोड़ा बहुत पैसा जमा होता है वो नहीं कर सकते, इसलिए फ्री में इनका इलाज कराया जाए। और एक जो चीज़ कही है वो ये कि जहाँ इनको शेल्टर होम में रखा गया है वहाँ पर सुविधाएँ इतनी बदतर हैं, और वैसे भी ये लोग ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं कि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे में वहाँ रहने से ये और ज़्यादा बीमारियों के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। इनकी इस पिटीशन पर दिल्ली शहरी आश्रय सुविधा बोर्ड यानी कि DUSIB को, एम्स को, केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई तय की गई है। हमारी नज़र से गुजरा तो हम भी आपकी नज़र में लाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
दीपक तलवार को शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दे दी है। दीपक तलवार आप लोग जानते होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार थे, जेल में बंद थे, उनसे पूछताछ चल रही थी। अब उनका कहना है कि मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझसे पूछताछ की गई, पूछताछ पूरी हो चुकी है, यानी कि जांच कंप्लीट हो चुकी है, मेरे अलावा किसी और को गिरफ्तार भी नहीं किया, तो मुझे जेल में रखने का मतलब क्या बनता है, औचित्य क्या बनता है। तो राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने इनको शर्तों के साथ जमानत दे दी। ठीक है भैया, विदेश में नहीं जाओगे, देश छोड़ के नहीं जाओगे, और जांच में सहयोग करोगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करोगे, वही तमाम शर्तें लगाई और इनको जमानत दे दी है, क्योंकि इनका नाम दीपक तलवार है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पालघर मामले में एक ताज़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको वो याद रखना चाहिए जो मैंने पहले बुलेटिन में आपको बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से पालघर में हुई साधुओं की हत्या की जांच कराई जानी चाहिए। अब ये मामला साहब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली है इसमें महाराष्ट्र सरकार से, क्या हो भैया 2 हफ्ते के भीतर यहाँ अपनी रिपोर्ट दाखिल करा। और बता दें आपको 16 अप्रैल की वो रात थी जब पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। उस मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही है। अभी तक 115 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 9 नाबालिग हैं जिनको बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। लेकिन इतनी तमाम कार्रवाई के बाद भी लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने ये मामला पहुंचा और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस की विफलता का आरोप लगाते हुए शशांक शेखर झा नाम के शख्स ने ये पिटीशन दाखिल की है। उन्होंने कहा कि जब देश में लॉकडाउन लागू है, घर से लोग निकल नहीं सकते हैं, तो इतनी सारी भीड़ आखिर जुट कैसे गई है, तो पुलिस की विफलता है। और फिर तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले इन साधुओं को बचाने की कोशिश करने के बजाय उनको भीड़ के हवाले छोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसे में जांच रिपोर्ट तलब की जाए महाराष्ट्र सरकार से कि पुलिस की विफलता को लेकर उसने क्या एक्शन लिया है। अब देखेंगे 2 हफ्ते बाद अगर हमारी नज़र से गुजरा तो हम भी आपकी जानकारी में इस मामले को लाने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पालघर मामले को लेकर हुआ क्या। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस ने की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग। अगर आप नहीं जानते हैं गूगल कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा के मामले में बता दें आपको, सेंट्रल विस्टा वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत नया संसद भवन बनना है देश के अंदर और बहुत सारा नया विकास कार्य उस इलाके में जिसको लुटियंस जोन्स के नाम से जाना जाता है उसमें होना है साहब। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इस मामले में? लेटर लिखा है कांग्रेस ने और कहा है कि जब देश में कोरोना है और लॉकडाउन के चलते इतने बुरे हालात हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे में 30,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर इन हालात में खर्च करना ठीक नहीं होगा। सरकार को इस काम को करने से रोका जाए। लेकिन अब कांग्रेस को कौन समझाए? ये नरेंद्र मोदी है साहब, इनको इतिहास रचना है, ये इतिहास पुरुष बनेंगे इस देश के अंदर। कांग्रेस अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में बैठी रही 70 बरस तक, लेकिन नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेके आए, उन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन को तोड़वा दिया और नया संसद भवन बनाया। ये है भारत का सपूत। तो इतिहास रचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान चाहे लोग भूखे मर रहे हो चाहे कुछ ही मर रहे हो, इतिहास रचने के लिए तो भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के इस लेटर पे कितना संज्ञान लेता है और वो क्या इस पर कुछ कर पाता है, या ये कहे कि भैया हम क्या कर सकते हैं, सरकार बना रही है तो बनाने दो ना। हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी तो नई बिल्डिंग बना के दी सरकार ने। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रशांत भूषण एडवोकेट को आप सब लोग जानते हैं, वो दिखाई देते हैं योगेंद्र यादव के साथ और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी ऐसी ही बेबाकी उनके लिए भारी पड़ गई जब उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई और अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज को रद्द कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द तो नहीं की, लेकिन उनके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई पर यानी कि पुलिसिया कार्रवाई पर, पुलिस आएगी, पकड़ेगी, धगड़ेगी, पूछताछ करेगी, उस पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला वो थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या इन्होंने किया था उस पर थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। बताया जा रहा है कि 28 मार्च को इन्होंने एक बाकायदा ट्वीट किया। बाकायदा क्या होता है? ट्वीट तो ट्वीट ही होता है जी। उसमें लिखा, ज़बरदस्ती लागू किए गए लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोग भूखे सड़कों पर हैं और हमारे हृदयविहीन नेता यानी कि जिनके पास दिल नहीं है, हृदयविहीन मंत्री लोगों को रामायण और महाभारत की अफीम दे रहे हैं। आपको पता है उसी दौरान रामायण और महाभारत का सीरियल टीवी पर शुरू किया गया और बाद में श्री कृष्ण वाला टीवी पर सीरियल शुरू किया गया। वो सब तमाम चीज़ें सब लोगों के सामने हैं ही हैं। तो उसी को लेकर इन्होंने ट्वीट किया, अफीम लिख दिया, तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन कोर्ट ने इनको राहत दे दी है। एफआईआर तो दर्ज है, रद्द हुई नहीं है, लेकिन उसमें कोई कानूनी कार्रवाई अभी नहीं होगी।
तो ये थी 10 खबरें। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।